खुश रहे या बहुत उदास रहे, है दुआ तू ना मेरे पास रहे। ये मुआशी प्लान है सबका, लब पे कर्जे की इल्तमास रहे। भाई टैक्सों की शरह है बढ़ती जा रही, और अब आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मैं क्या वासे भाई अगर SHO लगवा दूं आपको तो क्या करेंगे? कहते ने ਵੱਡੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। मैं क्या वासे भाई अगर IMF ने तानू कर्जा देता तो की करोगे? कहते मैं मोटरवे ते छत पवाऊंगा। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हुए हैं एक्स मिनिस्टर और MQM पाकिस्तान के लीडर जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल एंड एक्ट्रेस अरीशा खिजर हयात। शो की बड़ी खुशी हो रही है। क्या जिन बात? चंद सियासतदानों का मैं फैन हूं उनमें से एक फारूक अरे सत्तार क्या साहब। बात, क्या बात। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं, एक उभरती फैशन मॉडल आरिशा के संग क्या बात। आज हमारे मेहमान हैं और हमारी जान है। और आपसे तो हमारी पुरानी जान पहचान है। उसे कोई भी गम दो वो हंस के सहती है। अरे वाह, उसे किसी की परवाह नहीं, वो अपनी मस्ती में रहती है। हर वक्त जो मुझे अपने घर का ताना देती थी कैसर, आज पता चला वो खुद किराए पर रहती है। जी फारूक भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, और मुझे खुशी इस बात की है पूरे मुल्क में कहीं पर मज़ाकरात हो रहे हो ना हो रहे हो, लेकिन ये यहाँ मज़ाकरात हो रहे हैं। थैंक यू। Hats off to you, your team और जो कंटेंट है आपका। नहीं, थैंक यू सो मच सर। तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अब शुक्र। खुश हैं आप या नहीं? देखें, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो पूरा मुल्क जिस कर्ब से और तकलीफ से गुजर रहा है, उसमें जाहिर है कि हम ऑप्टिमिज्म के लिए खुश नजर आते हैं। एक मिनट रोकूंगा आपको, आप PDM की हुकूमत को कर्ब और तकलीफ कह रहे हैं? नहीं, मैं पूरे मुल्क के जो मजमूई हालात है जिसमें अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। 70-75 सालों का शाखसाना है, बद इंतज़ामी है, बुरी हुक्मरानी है, मौरूसी सियासत है, पैसों की रेल पेल है और नफसा नफसी का आलम है। मैं उसको कह रहा हूँ। कह रहे हैं, हाँ, ठीक मैं है। सबको कह रहा हूँ कि मुझे लाहौर से वापस जाना है भाई। मगर वैसे दोबारा इकट्ठे हो गए सब दोस्त यार, तो इस पे कैसा लगता है आपको? मैं समझता हूँ कि ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत थी, और पूरे मुल्क में भी मज़ाकरात होने चाहिए, मकालमा होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और बाकी सियासी जमातें जिस कदर पोलराइजेशन पर आमादा हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर हैं, तो कम से कम हमने इस ठहरे हुए पानी में एक पत्थर डाल दिया, उससे रिंकल्स पैदा हुए, इर्ताश पैदा हुआ, और हमने बता दिया कि लोगों को मायूसी से निकालना है तो हमें अपनी छोटी छोटी ताकतों को मुज्तमा करना होगा, हमें एक दूसरे के साथ मिलना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, और इस मुल्क के लिए कोई रास्ता निकलना होगा कि आगे इस मुल्क को कैसे चलाना है। अरीश, मैं देख रहा था कि आप बहुत गौर से सुन रही हैं, बहुत इन्हमाक के साथ डॉक्टर साहब की बातें सुन रही हैं। जी, क्योंकि मुझे ज्यादा पॉलिटिक्स की इतनी नो हाउ नहीं है, तो इसलिए ठीक मैं है। सुन रही हूँ कि मुझे मगर पता इनकी चल नो जाए। हाउ है, आपको पता है डॉक्टर साहब के बारे में? इनके बारे में मुझे ये पता है कि ये MQM के लीडर हैं। हाँ, और शुक्र है। मगर आपने इनको देखा हुआ है आज से पहले कभी? जी देखा टीवी पे देखा हुआ है ना जी आपने जी इनको? जरूर देखा हुआ है। जब भी MQM की बात होती है तो इनका जरूर जिक्र ओए होता है। होए, सर जब भी MQM की बात होती है तो फारूक भाई, ये तो वो वाला मामला हो गया MQM के मामले में आपका कि राहुल नाम तो सुना होगा। ऐसा है ना कि लोग थोड़ा सा अगर कहीं भूलने भी लगते हैं ना, तो ये मज़ाकरात का जब प्रोग्राम होता है, मैं लाहौर आता हूँ, तो आप लोगों की याददाश्त में दोबारा से सारी बातों को ताज़ा कर देते हैं। नहीं सर, वो वैसे ही आपकी याद हमें हमेशा रहती है, और इंशाअल्लाह। इतना एक लंबा करियर है। डॉक्टर साहब, वैसे कितने इलेक्शन माशाल्लाह अब तक लड़ चुके हैं आप?
देखिए 5 मरतबा तो मैं कौमी असम्बली का रुकन रहा MNA 5 दफा, और 2 दफ़ा सूबाई असम्बली का रुकन 2 दफा रहा, सिंध असेंबली में भी रहे। और 1 दफ़ा कराची का मेयर रहा, जहाँ से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। तो डॉक्टर साहब सिर्फ प्रेसिडेंसी बची है, उसको आपने क्यों इतना इग्नोर किया होगा? मेरे ख्याल में अब जब डेंटिस्ट भी प्रेसिडेंट बनने लगे हैं तो शायद कोई डॉक्टर या MBBS भी शजर से उम्मीद बाहर रख। बिल्कुल, तो बस वो है। तो ये 1-2 इंस्टीट्यूशन ही हमारे पास बाकी रह गए हैं जिसके अंदर आप अभी तक नहीं गए हैं, तो वहां भी मेरे ख्याल से हाजिरी तो होनी चाहिए ताकि एक रिकॉर्ड में तो आए ये। मेरे रिकॉर्ड बनाने से मुझे तसल्ली नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब पूरी पाकिस्तानी कौम को, 24-25 करोड़ आवाम को ये फैसला करना होगा कि किसी तरह भी हर सियासी जमात में अच्छे लोगों को आने का मौका मिले। हर सियासी जमात में पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग आएँ, कोई सोच और फिक्र हो, उनमें लोगों का एहसास हो, अल्लाह का डर हो और लोगों का दर्द हो। इसके बगैर मैं समझता हूँ गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और फिर उसके लिए जहाँ हमारी उम्र के लोगों का विजन है और जो हमने गलतियाँ की, हम ये बताएंगे कि इन गलतियों से आपको गुरेज करना है। नया ब्लड, नए चेहरे और नौजवान क़यादत 50% पार्टी के काडर्स में, पार्टी के स्ट्रक्चर में, और 50% अगले इलेक्शन में। अल्लाह करे सारी सियासी जमातें अगर ये काम कर दें, ये नैरेटिव उनका हो कि हम ये बागडोर अब नई नस्ल और नई क़यादत के हाथों में दे रहे हैं। सिर्फ नौजवानों की बात करना, उनसे स्टेज सजवाना, नारे लगवाना, सोशल मीडिया पे 24 घंटे उन्हें बिठा देना, इससे तब्दीली नहीं आती। उन्हें पार्लियामान में भेजना होगा, उन्हें सूबाई असम्बलियों में भेजना होगा, उन्हें बल्दियाती इदारों में मुंतखब जो इदारे वहाँ भेजना होगा। मेरे ख्याल में उनको इंगेज नहीं करेंगे, वो इतनी तेज़ी से मायूस हो रहे हैं। 12 लाख लोग एक साल में नौजवान मुल्क छोड़कर चले जाएं और उसमें से 6 से 8 लाख कराची से जाएं, तो जो आपकी तरक्की का इंजन और आपकी मईशत का मरकज़ और हब है, अगर वहाँ ये हाल होगा और ये मायूसी होगी, तो मेरे ख्याल में अगर हमने एक पहला पत्थर डाला, उम्मीद की एक पहली किरण नमूदार हुई कि हम सब बिखरे हुए आपस में मिल गए, और हम अब ये नहीं देख रहे हैं कि खालिद मकबूल भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई या फारूक सत्तार हम में से बड़ा या छोटा कौन है, असल मसला हमारे बाद कौन है। वाह वाह, हम किसको आगे लाएंगे, कोई टीम है, वरना तो हिस्ट्री में हम ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये हमें फैसला करना है कि हम वैसे ही जाएंगे या अपने पीछे एक अच्छी नौजवानों की टीम छोड़कर जाएंगे। जिंदगी में जो भी आपने तकरीर की सच ही की है, सच ही बोला है। आज एक सच बोल दें, मुज़ाकरात में भी उधर कराची में PTI विन करेगी कि नहीं? PTI के लिए जो सबसे मुश्किल मरहला अब होगा वो उम्मीदवारों का चुनाव कैसे करेगी, अच्छे उम्मीदवारों से कैसे मिलेंगे। देखिए हमारे साथ भी यही कहानी थी, यही कैफियत थी, और जब एक 92 में ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद हमें वैसे उम्मीदवार नहीं मिले जो 92 से पहले मिलते थे। इसका मतलब है कि अगर मुख्तलिफ शोबों के माफियाज फिर आते हैं और वो आपकी पार्टी में फिर उम्मीदवार अगर बनते हैं, तो आपकी पार्टी कंप्रोमाइज़ कर रही है अपने बुनियादी उसूलों से। अगर आपको एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे और नौजवानों को आगे लाना है, तो फिर आपको उन्हीं को आगे लाना है। मौरूसी सियासत को पीछे छोड़ना, एक ख़ानदान से एक को, वर्कर्स में से ज़्यादा लोगों को टिकट देने, नौजवानों में से ज़्यादा देने, फिर मेरी बहनों और बेटियों को भी हमें आगे लाना होगा। क्या बात है। उनके बगैर तो ज़ाहिर है कि ये सफ़र आप मुकम्मल कर ही नहीं सकते। तो अगर हम ये नुमाइंदगी दें, अपनी बहनों बेटियों को भी ज़्यादा आगे लाएं, तो मैं समझता हूँ कि एक चांस होगा। तो ये मुश्किलात हैं, अगर इन मुश्किलात पर PTI या कोई भी जमात जो ऐसे हालात से गुजरती है, अगर वो इन चैलेंजेस का मुकाबला करके अपने पैरों पे दोबारा खड़ी हो सकती हैं, तो फिर कोई भी जमात जो है वो हो सकती है। वो सर मेरे ख्याल से एक थोड़ा कल्चर भी चेंज करना पड़ेगा। जब आपको लैंड क्रूजर में ना बैठने की आदत होगी, तब आप फिर उस बंदे को लिफ्ट नहीं कराएंगे जो आपको लैंड क्रूजर गिफ्ट कर सकता है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरे सिनारियो में। ये एक माइंडसेट डिपिक्ट करता है मेरे ख्याल से। वैसे तो लोगों को कंट्रोवर्शियल बात लगती है, लेकिन जब 92 में गए थे मेरे ख्याल से यहाँ से, तो आप मुझे बताएं आप लोगों के पास कौन सी गाड़ियां थी उस वक्त? देखिए हमारे पास तो गाड़ियाँ ही नहीं थी। हाँ ये ज़रूर था कि उस वक्त जो लोग आगे आए थे और जो अपर मिडिल क्लास भी आगे आई, तो अपर मिडिल क्लास या बिज़नेस कम्युनिटी फिर ये कोशिश करती है अपने किसी भी लीडर को सहूलत देने के लिए, उनके साथ अगर चलती है तो उनको गाड़ी भी आर्जी तौर पर भाई जब चाहे मंगा लें। कहीं जाना है, कोई लंबा सफ़र है कराची से हैदराबाद, तो फिर उस वक्त मुझे लैंड क्रूज़र कभी कभी नजर आती है। कराची से हैदराबाद आप एक लंबे सफ़र की बात करें, मगर मेरा एक बड़ा सादा सा मानना है हमेशा कि जब लीडर लैंड क्रूज़र में होता है और अगर उसको ये ना पता हो कि इसकी टैंकी कौन भरवा रहा है और कितनी दफ़ा भरवाई है और कहाँ से ला रहा है, फिर वो एक ब्लाइंड आए रख रहा है जानबूझ के एलिमेंट। 30-35 साल की अमली सियासत के बाद मैं कम से कम इस खामी को भी इग्नोर कर दूंगा
अगर उसके बाद आपने प्लॉट और प्लाजे नहीं बनाए, गाड़ियों का फ्लीट नहीं जमा किया, अगर आपने लंगर और लोगों को खाने खिलाने का एक सिलसिला शुरू नहीं किया, अगर आपने कोठियाँ बंगले नहीं बनाए, अगर आपने मिलें फैक्ट्रियाँ नहीं बनाई और ठेकेदारियाँ नहीं की सरकारी इदारों में, तो भी मैं आपको ये डिस्काउंट और कंसेशन दूंगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं ज़रूरी मगर है। मैं इस पे काउंटर आपको ये करूंगा कि मुझे कोई नाम ऐसा बताएं जिसने ये सब कुछ करने के बाद ये ना किया हो। मेरे ख्याल में आपके पास ये नाम होने चाहिए पाकिस्तान में। नहीं, आपके जो पास होना पिछले चाहिए। 30-40 साल के नामों में बात कर रहा हूँ। ये नाम अगर मैं बताऊंगा तो ये लगेगा कि मैं अपने मयार पर लोगों को मैं तोड़ इसलिए कह रहा हूं कि और ये नाम बता रहा आप हूं। लोगों की मिडिल क्लास पार्टी थी जो कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को केटर करती थी। अब उसके बाद सर देखें, मेरा बड़ा सिंपल मानना है, आप जिस तरह की कंपनी में होते हैं ना, फिर आपको अगर जो बंदा 10-12 करोड़ रुपए की गाड़ी दे रहा है और आपको नहीं पता, और गाड़ियां या फिर दे रहा है, और आपकी टैंकियां कौन फुल करवा रहा है, आपके घर के खर्चे कौन चला रहा है, देन देयर डज कम अ पॉइंट वेयर यू हैव टू ओब्लाइज द पर्सन इन सम वे। आपने क्योंकि बात की थी लैंड माफिया और वो सारे ये जो आगे लोग और फिर आके वो टेक ओवर कर जाते हैं पार्टीज को, तो वो इसलिए कर जाते हैं क्योंकि जो लीडर होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को। मलिक मिराज खालिद साहब बड़े मशहूर पीपल्स पार्टी के लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे। वो यहाँ पे हम जहाँ बैठे हुए हैं, इधर से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर निस्बत रोड के ऊपर उनका घर था, और वो यहाँ से अपने छोटे से घर में से गए थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, केयर टेकर। और जब उनकी प्राइम मिनिस्ट्री खत्म हुई केयर टेकर, तो वो वापस उसी घर में आए, उसी छोटे घर में, एंड इवेंचुअली लिव्ड देयर टिल द लास्ट ब्रेथ दैट ही टुक। वही जो सुबह लॉरेंस गार्डन वो वॉक करने जाते थे, उसी तरह वो बाद में भी गए। बिल्कुल, ये एग्जांपल्स हमारे यहाँ पे एक्चुअली में एम्प्लीफाई नहीं की जाती हैं। मिराज मोहम्मद खान हैं, शेख रशीद हैं, मुबशर हसन हैं, ये ऐसे नाम है मौजूद हमारी सियासत में। बिल्कुल। और मैं ज़ाहिर है कोई और मिसाल भी दूं, लेकिन मैं भी 35-40 साल की सियासत के बाद उसी घर में हूँ जिस घर में मैं पहली जमात में आया था। PIB कॉलोनी मॉडेस्ट नेबरहुड है। मेरी पार्टी के भी बहुत सारे लोगों ने तरक्की की और बहुत ज़्यादा भी तरक्की की, लेकिन मेरे साथ सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे भी हैं जो MPA बने और MPA बनने के बाद अपने उसी घर में गए, बिल्कुल MNA बने और उसके बाद उसी घर में गए। तो कम से कम हमने एक मॉडल ऐसा दिया है। ये बड़ी जरूरी है कि ये आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं पे उजागर किया जाए। अच्छा, अब फिर आप अपनी आमदनी के कोई जराए नहीं बनाते। जी बिल्कुल। आप कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर नहीं रहे, जैसे हैं वैसे रह रहे हैं, अपनी लगी बदी आमदनी पे गुजारा कर रहे हैं। और आपको कुछ ऐसे दोस्त मैसर आते हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप हैंकी पैंकी नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, लूटमार नहीं करेंगे, आपकी बुनियादी ज़रूरतों को किसी तरह हम देखेंगे। तो ये टंकी फुल कराने के मुतरादिफ नहीं है। ये आपकी बुनियादी ज़रूरतों से तजावुज़ करके आपके अलल्ले तलल्ले अखराजात जो आपके तय्युशात और तसार, उसके लिए नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मॉडल बनने से भी कम से कम ये होगा कि एक मिडिल क्लास का नौजवान भी ये सोचेगा कि मैं अगर पॉलिटिक्स में जाके करियर बनाता हूँ तो मेरी रोटी रोजी का क्या होगा। अगर उसकी रोटी रोजी का बंदोबस्त सियासी जमातें खुद सोचकर नहीं करेंगी, इस मुल्क के ऐसे अमायदीन और अकाबरीन एक मुनासिब ऐसा हम अमल नहीं करेंगे, तो फिर ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग तो सियासत में आएंगे नहीं। फिर अपर मिडिल क्लास होगी, बिजनेस कम्युनिटी होगी, लैंड लॉर्ड्स होंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, और कबायली जरगे होंगे, और कबायली सरदार होंगे, चौधरी होंगे। तो फिर तो बिल्कुल आई टोटली ये भी हमें तुम्हारे बिन गुजारा हो रहा है, मगर सिस्टम नकारा हो रहा है। किया वो हाल महंगाई ने के अब सभी से ही किनारा हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है भाईचारा, यहाँ जीने का चारा हो रहा है। हाय हाय आ वेलकम बैक जी आयशा। सर, कराची इज नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स, और सिटी ऑफ लाइट्स के हालात इस वक्त बहुत मायूस कुन हैं। तो क्या चांसेस हैं कुछ सिचुएशन नॉर्मल होगी, और होगी तो कब तक? किसी के हुक्म पे न नाचेगी न नाचती है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची। तो देखिए, कराची में रेजिलियंस बहुत है। कराची किसी एक ज़बान बोलने वाले का शहर नहीं, किसी एक पाकिस्तान के इलाके के लोगों का शहर नहीं। पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी, हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है, और माशी तौर पर पाकिस्तान का इंजन है, हब है। उसके बावजूद अगर कराची नज़रअंदाज है, क्रिमिनली इग्नोर्ड है ना, मुजरिमाना गफलत है, तो उसमें सभी का कसूर है। तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को कराची की फ़िक्र करनी चाहिए। कराची
लाहौर और पंजाब के लिए भी उतना ही अहम है जितना कराची वालों के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक और कोयटा और बलूचिस्तान वालों के लिए भी उतना ही अहम है जितना कराची वालों के लिए और केपी के वालों के लिए भी उतना ही। तो जब मैंने ये इतना जोर दिया है तो मैंने जो पॉलिसी साजी है, फैसला साजी है, उसमें कौमी पॉलिसी में कराची को भी हाईलाइट होना चाहिए। 15 सालों से बिला शिरकत गैर वहाँ अगर ठीक है अक्सरियत है, सही अक्सरियत है या मसनूई अक्सरियत है पीपल्स पार्टी के पास दही सिंध की, लेकिन अर्बन सिंध में कराची में भी तो इंसान के बच्चे और पाकिस्तानी रहते हैं ना। 15 सालों में अगर एक इजाफी बूंद पानी ना दें आप वहाँ, उसमें ठीक है MQM का भी एक मेयर आया था जो पहले 2 मेयर जैसा काम नहीं कर सका, लेकिन ये कि उसके पास इख्तियार नहीं थे, वसाइल नहीं थे। अब अगर चले मानता हूँ कि बाय हुक और क्रुक ज़बरदस्ती अगर पीपल्स पार्टी अपना मेयर ले आई, लेकिन क्या अब मुर्तज़ा वहाब, क्या पीपल्स पार्टी अपने लाए हुए मेयर को ऑन करेगी? क्योंकि जब ये 1.5 साल 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे तो 1.5-2 सालों में तो मुर्तज़ा वहाब ने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि कराची के लिए सियासी जमातों को ये तय नहीं करना कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या है। वहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो गया है छीना झपटी में और ज़बरदस्ती हल्का बंदियों में। जिस तरह 20,000 पर एक हल्का है और एक 80,000 पर। हमारा हल्का 80,000 पर और पीपल्स पार्टी का 20,000 पर। मैच शुरू होने से पहले एक साइड को 500 रन दे दिए तो अनइवन हो गया ना मैच। तो अब यह है कि क्या कोई इज्तिमाई तौर पर एक कराची का एजेंडा बना सकते हैं? आर्टिकल 149(4) में एक कमीशन बना सकते हैं जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स को देखे, K4 को, सीवरेज के रिवैम्प को, सैनिटेशन के मॉडर्नाइजेशन को और सर्कुलर ट्रेन कराची में चलना है। लेकिन ये 15 सालों से रद्दी की टोकरी में ये मंसूबे पड़े हुए हैं। अगर सब मिलकर, मैं कह रहा हूँ कोई एक पार्टी को क्रेडिट ना दें, सारी पार्टियां मिलकर ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। ये सर MQM में ना बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब सारी पार्टियों में पढ़े, लेकिन MQM में बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो आए फारूक भाई, मैं आपसे मशवरा एक लेना चाहता हूँ सर, जिंदगी का अहम है, मैंने शादी करनी है, ये बताएं अरेंज करूँ या लव मैरिज करूँ? मेरे ख्याल में दोनों के नताइज 50% अच्छे निकलते हैं और दोनों सूरतों में 50%। ये तो बड़ा आसान है कि अरेंज होगी तो घर वालों पे इल्ज़ाम डाल दें ताकि दूसरी का फिर चांस रहे। तो पहली अरेंज कर लें, दूसरी अपनी मर्जी। लेकिन खैर मैं ये अजराह मजाक कह रहा हूँ, इसको सीरियसली मैं। हाँ सर, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और वो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई चीज निकालते रहते हैं। मेरा ये जुमला कट जाएगा जो तसी की मैंने। नहीं सर, पहला जुमला आएगा। मैं ऋषा से ये पूछना चाहता हूँ, आपका भी कोई आइडियल होगा जिंदगी में कोई? अभी तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक दिमाग में होता तो है। तो कैसा दिमाग में कैसा है, कोई कैसा हो? अब मेरा नाम नहीं लेना आपने। नहीं ऑब्वियसली अच्छा हो, केयरिंग हो, लविंग हो और बातें मानने वाला हो। बातें कौन सी मानने वाला हो? आपके कान पकड़ लो, कान पकड़। ऑब्वियसली मैंने उसको ये तो नहीं कहना कि मेरे लिए ताजमहल बना दो। जो भी कोई बात हो वो मानने वाला हो और अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले बात है कि आपकी कंपैटिबिलिटी हो। हर चीज़ साइड पे हो जाती है, लेकिन रहना आप दोनों ने साथ होता है तो जितना आप लोग कंपैटिबल होंगे, जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, वो चीज़ आप लोगों की लॉन्ग टर्म चलती है। तो मेरा तो ये मानना है। चलो आपको मुबारक हो, इस दुनिया में तो नहीं है। नहीं, क्यों? और जिया ऑब्वियसली कमाता भी अच्छा हो। केयरिंग और लविंग का तो सबकी बाँछें खिल गई थी। और कमाने की बात के ऊपर सबने मुंह नीचे नहीं कर लिया, सबने कन्नी मारी क्योंकि दाएं बाएं जाके। कितना कमाता हो? कितना कमाता हो? इतना कमाता हो कि मतलब बहुत अच्छे से गुजारा हो जाए। बहुत अच्छा गुजारा कितने में होता है? नहीं, अब इस तरह स्पेसिफिक अमाउंट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जॉब करता हो कि बिजनेसमैन हो? बिजनेसमैन हो तो ज्यादा ठीक है। बिजनेसमैन हो तो फिर कितना बड़ा कोई, क्योंकि रेडी वाले का भी बिजनेस ही होता है। नहीं इस तरह के तो बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस। अच्छा बड़ा बिजनेस। एक चीज़ है कि इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। एक कमाने की बात पे आते हैं तो एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगी कि अक्सर अगर लड़कियाँ बात करती हैं कि अच्छा कमाने वाला हो तो उनको कहा जाता है गोल्ड डिगर या मटीरियलिस्टिक। ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो कही जाती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इसके गोल्ड डिगर इसको हम कहेंगे या मटीरियलिस्टिक होना हम कहेंगे। आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप गोल्ड डिगर हो या मटीरियलिस्टिक हो। आप अपना एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो आप उसको मांग रहे हो, उसके ना कोई गलत बात आप नहीं कर रहे। मेरा ये मानना है। तो कोशिश कर बता दिया तो लुक्स मैटर नहीं करती? नहीं, लुक्स तो डेफिनेटली मैटर करती है। अच्छा हो, प्यारा हो, लंबा हो। लंबा हो, अच्छा हो, प्यारा हो, लंबा हो, पर सिंगर ना हो।
इनको कहूँगा थोड़ा सा रिव्यू करें अपनी लिस्ट को और सिर्फ बिजनेसमैन तक महदूद ना करें, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको भी इस लिस्ट में रखें। नहीं वो तो आपकी बात आपने वो खूब इसलिए डाला सर बीच में। जो बेचारे सारे क्लिनिक में कोई वहाँ रो रहा है, कोई अदालतों में रो रहा है। हाँ नहीं, वो तो बता सकते हैं आपके ख्याल में वहाँ भी बड़ा पैसा होता है। वहाँ भी नहीं होता है नहीं वो पैसा, आपकी वही। बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तो वैसे ही उन्होंने बिजनेसमैन वो का नाम उन्होंने लिया उनके तो ज़हन में असल में पैसा जो है ना option दिया। बिजनेसमैन के पास फंसा हुआ है, तो वो हमेशा ऑप्शन ये देते हैं कि बिजनेसमैन हो या नौकरी हो। सर लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। मगर ये तो खैर एक है ना फारूक भाई की कि वो लफ्जों के मामले में बहुत कमाल रखते हैं। नहीं, अब मैं ही नहीं हूँ, फिर मेरे पास कितने डॉक्टर्स हैं भाई, आखिर उनका भी दिल है। जी सर मैं बिल्कुल तमाम बरादरी का सोचा है मैंने। ईशा, एक्टिंग का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा जा रहा है? एक्टिंग एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक तो बहुत अच्छा गया है। बहुत लोगों को लगता है कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, लोगों को लगता है बहुत आसान है वो करना, लेकिन नहीं, उसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपके अंदर पैशन है, आप एक चीज़ करना चाहते हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। मैं यही करना चाहती थी, मैं छोटी सी थी, मैं कोई ड्रामा देख लेती थी, किसी कैरेक्टर से मैं फैसिनेट हो जाती थी, तो मैं शीशे के सामने वही एक्टिंग करती थी। तो इसलिए अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूँ, मैं स्क्रीन पे आऊँ और इस तरीके ऋषा, I'm किसकी enjoying- फैन हैं आप? एक्टर्स में या एक्ट्रेसेस में? आप बताइए, जिस मर्जी में। अच्छा, एक्ट्रेस में तो आजकल वहाज बहुत अच्छे आजकल वहाज की फैन है। और शहरयार मुनव्वर, नो डाउट। वो बहुत अच्छे हैं। हुमायूं सईद, उसके अलावा वासे भाई कैसे लगते? आपकी एक्टिंग भी मैंने देखी है, वो भी बहुत अच्छी है। नहीं छोड़ दे इसको, वो ना भी हो अच्छी होती अच्छी। तो पहला नाम इनका ही लेती। मगर मुझे ये बताइए, बचपन में एक्टिंग करती थी, तो ये किसकी आप एक्टिंग करती थी? नहीं मतलब रैंडम, अगर मैं कोई भी ड्रामा देख रही हूँ और तो मैं कौन सा था, कोई ऐसा बताइए मेरे को। इस तरह से तो नहीं, मैंने अक्सर वो उनका किया हुआ है, माहिरा खान का जो हम सफर था। अच्छा। वो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं वो देखती थी और मैं उनके जो रोने वाले सीन्स होते थे और इससे मैं उनसे बहुत फैसिनेट होती थी। मैं कहती थी मैंने भी इसी तरह से आप रो लेती थी आसानी से? मैं मतलब अगर थोड़ा सा इमोशंस में जाऊं और थोड़ा सा अपने आप को उस चीज में रखूं, सही कैरेक्टर के अंदर जाऊं, तो आप साइकोलॉजी भी गालिबन पढ़ रही हैं? जी जी। डॉक्टर साहब साइकोलॉजी भी पढ़ रही हैं वो? ग्रेजुएशन करेगी साइकोलॉजी में, तो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, ज़हनी अमराज के बारे में भी वो बड़ा जानना चाहती हैं और ज़हनियत के बारे में। ज़हनियत के बारे में। अच्छा, मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि आपकी जो फील्ड है वो मतलब एक्टिंग और मीडिया इस तरफ है, तो आपने साइकोलॉजी क्यों चूज़ की? अच्छा, मैं ये सवाल नहीं करूंगा आपसे। लेकिन इसमें आप जिद्दत पे जाइएगा, जो पुराने तौर तरीके उसमें मत जाइएगा कि दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, पिसना घिसना लगाना दर्द सर ये भी तो है। दिमागी इमराज के बारे में आप जानती हैं, मैं अभी जान रही हूँ, इसलिए बार बार वासे भाई को देख रही हैं। नहीं मुझे पसंद है कि मैं जानूं कि अगले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस या वक्त मेरे इस दिमाग में तरीके क्या चल रहा है? शरारत। सबको पता है। वैसे ही आप अंदाजा लगा लेती हैं बात करके कि अगले के जहन में क्या चल रहा है? या 100% करेक्ट तो नहीं लगा लेती, या बिल्कुल एक दफ़ा में ही बात करने में नहीं, लेकिन अगर मैं एक इंसान से मिलूं, उससे 2-3 दफ़ा मेरी बात हो ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है। तो अब मेरी काफी देर से बात हो रही है, मेरे जहन में क्या जरा बताएं। नहीं, 2-3 दफा का कहा, एक दफा में नहीं होगा। और उन्होंने कहा वो सबको पता है कि जो चल रहा है। सर मैं जहन चुन सोच रहा मैं जाके यूपीएस लवाना तुहानू अपनी पे। कराची गया सा। क्यों? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਛਾਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵਿੱਚ 14 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ। बहुत अच्छे। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ कराची ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ बेस्ट फ्रेंड ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕता। कौन से वाले? आसिफ अली जरदारी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ हाँ। बड़े अच्छे दोस्त है, मैंने वेख के बड़े खुश होए। अच्छा। कहने ने बड़ा चलाक है, हाँ। रोटी दे टाइम ते ही आउना नाले भिंडी गोश्त पक्का होया, मैंने कहंदे ने मैं जरा बिजी हां ते तू सलाद बना ले। ओके। मैं फिर सलाद बनाउन लग पिया। ओ खेड रहे सन अपना शतरंज, ओके। कल्ले ही हैं? कल्ले बैठ के खेड रहे सन। अच्छा। हाँ, नाल कागज पेंसिल रखे ऐसी, ठीक है। ऐं करके चाल चलन, फिर कागज पेंसिल चुकन ते कहन पंजाब से 10 सीटें। ओके। फिर इधरों भी आप ही चलन चाल। ओके। चाल चल के कहन
सिंध में से 10 सीटें अच्छा। MQM। ओके मैं क्या सर ये की हो रहा है? हाँ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ 10 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਈ ਦੇਖੋ MQM ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣ ਹਾਂ ਤੇ PM ਓ PPP ਓਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਹਾਂ ਤੇ PM PPP। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ MQM ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮਰਸੂ ਸਿੰਧ ਨਾ ਡੇਸੂ। ਓ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓ ਸਰ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਏਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੈ। ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਹੀਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜ਼ਹੀਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब नहीं है। नहीं अपना फारूक सत्तार साहब Yes। एक ही तक शख्सियत ने कराची दी। Yes। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ कराची गया नहीं मिले। अच्छा हाँ जलसे ते होंदे ने तकरीर मजाकरात हाँ। 24/7 सियासत। अच्छा। बस इस मुल्क दी फिक्र है। देखो ना सर ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा ਜਿੱਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा जी ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। जबरदस्त ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚੇਗਾ ਨਾਲੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15-16 ਬੰਦੇ ਇੰਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪੜਨਾ। मेरे नाम के आगे आपने नियाजी इसलिए तो नहीं लगाया कि आप ये सोचते हो कि मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है। उसके लिए नियाजी का नाम शायद जरूरी हो। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਬਰਜਾਈ ਵੀ ਲੜੇਗੀ। कौन भर जाएगी बरजाई कश्मीर तो लड़ेगी। अरे नहीं भाई। भाईजान इस वाली कश्मीर तो भी कागज जमा अरे कराए नहीं हैं। यार। मेरे सामने कराए ने। अरे खुदा ये का खौफ बताएं कि वासे चौधरी की शादी हो गई क्या? मुझे लाहौर से भी खैर और आफियत के साथ वापस जाना है और कराची में भी खैर और आफियत के साथ लैंड करना है। इसीलिए कहते हैं कि हुए दोस्त तुम जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। नहीं मैं पहचान लिया ईशा जी मॉडल है Yes। पाकिस्तान दे टॉप मॉडल च इन्हां दा एक नाम है की नाम है पूरा अरीशा जी ओ मेरे बच्चिया ए गल हुंदी है ना। देखो ना स्पॉन्टेनियस और कहंदे किन्नू ने मैनू सर एक फ्रैश फोटो दे दिओ क्योंकि अगले इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ PM ਔਰ CM ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਲਵ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਮੈਮ ਕੈਨ ਆਈ ਵੀ ਵਨ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ सर जी आज तुसी ना अरे यार नहीं 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 अरे यार नहीं देख प्लीज नहीं यार मैं ना रोज एक सेल्फी डिलीट करनी होंदी है। वेलकम बैक जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमार हैदर है और मेरा फ़ारूक साहब से सवाल है। मैं लाहौर से हूँ। कराची जो है वो ज़्यादा क्राइसिस में है बनस्बत लाहौर के, तो आने वाले वक्तों में हम कराची को कहाँ देख रहे हैं? 10 से 15 साल में क्या कराची के बेहतर होने के इम्कान हैं? अगर कोई चीज़ पकानी हो तो उसकी एक रेसिपी होती है। लाहौर को बेहतर बनाया उसकी एक रेसिपी थी जी सर। उस पर आपने अमल किया, लाहौर को ओन किया, यहाँ के मेयर ने भी और पंजाब के वजीर आला ने भी। अगर सिंध के वजीर आला कराची को जिस दिन ओन करेंगे, चाहे वो मसनूई अक्सरियत से आए या जायज़, अगर सही मरदमशुमारी हो जाए तो आप यकीन माने अगला वजीर आला सिंध का कराची का होगा। तो अगर आप वो मॉडल जो 2004 या 5 से 2008 तक था जब मुस्तफ़ा कमाल मीर थे, अगर वो मॉडल दे दें तो फिर आप हमारा मेटल, हमारा फिनेस, हमारी सलाहियतें वो आपके सामने आ जाएंगी। यही बात मैं पार्लियामान में जब तकरीर करता था, मैं कहता था कि मैं आज जद पे अगर हूँ तू खुशगुमा ना हो, मैं आज जद पे अगर हूँ तू खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अरीशा? अच्छा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग शूट कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपके साथ हुआ हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। मेरा जो फर्स्ट डे था, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे लिए मेमोरेबल था, क्योंकि उस दिन आई वॉज सो नर्वस
एट माई सेट के क्या होगा, क्या किस तरह से, लेकिन हर चीज़ इतना स्मूथ गई मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है कि बस अल्लाह का शुक्र है हर चीज़। और आपका सेकंड मेमोरेबल डे इंशाल्लाह ये वाला प्रोग्राम इंशाल्लाह। 2020 का आगाज करते हैं। अरीशा ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अली अब्बासी, फवाद खान और वहाज अली। तो सेल्फी किसके साथ है? हमजा अली अब्बासी। स्माइल किनको दे रही हैं? वहाज। और फ्लोर किसका आ गया है? फवाद खान। फवाद खान का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान और किंजा हाशमी। किंजा हाशमी। किंजा हाशमी रहेगी वहां पे। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी और जनाब फारूक सत्तार। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। जी फारूक भाई, आपकी बारी है। सर, एक आवाज मॉर्निंग अलार्म के तौर पे आपके फोन में हम फीड कर देंगे, यानी कि रोज सुबह जब आप उठेंगे तो आपको वो आवाज आया करेगी उठाने के लिए। किसकी आवाज सुनना चाहेंगे आप? और ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। देखिए, महविश हयात से थोड़ी सी मुझे शिकायत है कि उसने कहा था मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। अच्छा, मैंने कहा ये इस वजह से मैं उसको ड्रॉप करता हूँ। कोई चीज हो तो रीजन के साथ है भाई। ठीक है जी, माहिरा खान होगी जिनकी आवाज से उठना चाहेंगे आप। ठीक है सर। सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको चांद पे ही छोड़ेंगे, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं वहां से। तो ये बताइए किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कामरान टिसोरी और जनाब फैसल सब्जवारी। यार ये गलत है। ये हमारे साथ गैर मुनसिफाना सुलूक हो रहा है। ये हमारे साथ इम्तियाजी सुलूक हो रहा है। ये मासूमाना सवाल पूछ के हमें ट्रैप किया जा रहा है। हम इस साजिश को किसी हाल में कामयाब नहीं होना। सर नहीं, एक्चुअली मजे की बात है फारूक भाई, मैं हर किसी के साथ यही करता हूँ। हाँ, और ये इसलिए करता हूँ ताकि इस तरह की वसीम बदामी की रूह आ गई आप। मगर जो आपका जमहूरी हक है वो ये है कि आप यहाँ नाम ले सकते हैं, या आप जनरल नॉलेज पे चले गए। ठीक है। दुनिया भर के झंडों में एक कॉमन सिंबल है, वो कौन सा है? कॉमन सिंबल सितारा है मेरे ख्याल में। यस, सितारा। सही गैस लगाया। एक क्रूज शिप के ऊपर आपको मैं यूरोप लेके जा रहा हूं। 2 टिकट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी टिकट पे आप किसको लेके जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, शेख रशीद साहब, परवेज खटक साहब और ख्वाजा आसिफ साहब। मेरे ख्याल में फिर तो शेख रशीद ही सही है। शेख रशीद ही सही है ना? बिल्कुल। सर, फिर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं। वैसे मैं कई बार गिरफ्तार हुआ, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन पहली बार आज किसी ने मुझसे उगलवाया है। सर, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देना चाह रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसिफ जरदारी, जनाब चेयरमैन पीटीआई और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान से दुआ कराएंगे सबको बचाते। ये आखिर में मौलाना फजलुर रहमान को लाइफ जैकेट दे दी है उन्होंने। वो सबको बचाने की कोई ना कोई कोशिश करेंगे। ये देखें, इससे आपको बहुत से छुपे हुए सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि चॉइस आखिर में फारूक भाई ने किसकी की है और किन को नहीं दी उन्होंने लाइफ जैकेट। मगर फारूक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का। हमेशा की तरह बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अरीशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।